छत्तीसगढ़ की राजनीति में गाहे बगाहे अफसरशाही की एंट्री देखने को मिलती रही है। सियासत सरकारी अफसरों को हमेशा लुभाती रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में कई नाम ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अजीत जोगी जो कलेक्टर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, रेणु जोगी कांग्रेस विधायक बनी, श्यामलाल कंवर, शिशुपाल सोरी, सर्जियंस मिंज, ओपी चौधरी, गणेश शंकर मिश्रा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अफसरों का दखल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अधिकारियों को अपनी पार्टियों में स्थान दिया है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अब तक बीजेपी से आगे रही है, लेकिन मौजूदा सियासत में केंद्र हो या राज्य, सरकारी अधिकारियों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अफसर जीएस मिश्रा ने जेपी नड्डा के सामने बीजेपी का दामन क्या थामा, राज्य में सियासी बहस शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस एंट्री पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दागी अधिकारियों के लिए वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है। रेडियस वाटर घोटाला और ऐसे ही अन्य गंभीर आरोपों से घिरे हुए एक और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का भाजपा में शामिल होना, इसके पहले ओपी चौधरी भी इसी रास्ते से भाजपा में गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां पर कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। लेकिन बीजेपी का सरकारी अफसरों पर दांव खेलना कोई नया नहीं है। इसके पहले भी 2018 के चुनाव में करीब 30 रिटायर्ड अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का बीजेपी में प्रवेश हुआ था। हालांकि प्रयोग सफल नहीं रहा। लेकिन अब जीएस मिश्रा, जो अधिकारी के रूप में शराबबंदी और महिला उत्थान और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अपनी पहचान रखते हैं, 1994 बैच के अधिकारी हैं। 2018 में प्रमुख सचिव के पद से रिटायर हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ल के निजी सचिव रहे। लंबे समय से राजनांदगांव में कलेक्टर भी रहे। और सबसे खास बात ये रही कि डॉक्टर रमन सिंह के गुड बुक के अधिकारी रहे हैं। बोला बहुत अच्छा लगा थे और मैं आते भावुक हो गया हूँ कि आज मैं जब रायपुर से गए रहे हूँ दिल्ली पर, तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रहे हूँ, रिटायर्ड आईएएस अफसर रहे हूँ। 36 साल तक सरकार के काम करे हूँ, लेकिन बहुत से मर्यादा में रही के खुल के काम नहीं कर सकते रहे हूँ। आज मैं बहुत महान राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे से मैं जुड़ गया हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई केस है या लंबित है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कैसे अधिकारियों के संविदा नियुक्ति दी गई है, कहाँ पर बैठाए गए हैं उनको और किसके भरोसे सरकार चला रही है, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। वैसे सरकारी अधिकारियों का राजनीति प्रेम कोई नया नहीं है और उनका राजनीति में आना किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये राजनीति है। इसमें नेता को वही अच्छा लगता है जो वो खुद करते हैं। दूसरे का किया यहाँ किसी को नहीं भाता। अधिकारियों की एंट्री और उस पर होने वाली सियासत तो कम से कम यही बता रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और चर्चा का आज का हमारा विषय है अफसर की सियासी डगर। जब बात राजनीति की होती है तो राजनीति शुरू से हमारे देश में हर तबके के लोगों को, या हम कहें हर विधा के लोगों को, कलाकारों को, राजनेताओं को लुभाती आई है। मैं बात करूं संगीत की दुनिया से तो मुझे बाबुल सुप्रियो याद आते हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया के बाद राजनीति की पारी से अपनी शुरुआत की। खेल जगत की हम बात करें तो खेल जगत से भी गौतम गंभीर और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग मुझे याद आते हैं, जो पहले तो शायद खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने सेकंड इनिंग राजनीति में उतरकर, सियासत में उतरकर खेलना शुरू की। और हम बात करें फिल्मी अभिनेताओं की तो ये भी फहरिस्त बड़ी लंबी है। हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल, नुसरत जहां हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई है, और दूसरी तरफ कई ऐसे नाम हैं जो शायद फिल्मी दुनिया से लेकर, खेल दुनिया से लेकर, संगीत की दुनिया से लेकर जो राजनीति में शामिल हुए, क्योंकि राजनीति शुरू से आकर्षित करती रही है।
अब छत्तीसगढ़ में ऐसे सरकारी अफसरों की फहरिस्त लंबी है जिन्होंने राजनीति में भी लंबी पारी खेली है। किसी ने कांग्रेस का दामन थामा तो किसी ने बीजेपी का दामन थामा, और ऐसे ही एक नए नाम की चर्चा इन दिनों जोर शोर से चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि शुरू से राजनीति इन लोगों को आखिर जो प्रेरित करती रही है, आकर्षित करती रही है, इनका दाखिल होना कितना सही कितना गलत, और आरोप प्रत्यारोप जो दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाते हैं हर बार की तरह, इस पर जो सियासत हो रही है, ये सियासत कितनी सही कितनी गलत। मिलिए मेहमानों से जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी जी भी जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में हम बीजेपी की तरफ से कोशिश करेंगे मेहमान जुड़े। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मुरली साहब, सबसे पहले आप ही की प्रतिक्रिया से मैं शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया, अभी हम अफसर शाही के अलावा फिल्मी कलाकारों की बात करें, संगीत की दुनिया के लोगों की बात करें, खेल की दुनिया की बात करें, पहली इनिंग समाप्त होने के बाद अक्सर लोगों की मंशा यही होती है कि अब बची हुई जिंदगी हम आराम से गुजारना चाहते हैं, किसी वैकेशन पे जाना चाहते हैं, घर में आराम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेकेंड इनिंग राजनीति में आकर करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया। दीपक जी, आप जो लंबी फहरिस्त आपने जिन लोगों का लिया, उसमें एक पत्रकार का भी छूट गया है जी। पत्रकार भी कई बार पत्रकारिता करते करते राजनीति में शामिल हो जाता है। केवल अफसर ही नहीं, पत्रकार भी शामिल होते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि भाई अगर राजनीति में कोई शामिल होता है तो उसमें कोई दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक सेकंड इनिंग्स के रूप में देखो, या देश की सेवा के रूप में देखो, या वेकेशन के रूप में देखो, या किसी भ्रष्टाचार से बचने के लिए अगर दाग लगा हो तो एक प्रोटेक्शन के रूप में देखो, लोग राजनीति में शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मुरली साहब। लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है जी, जी बताइए। आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पूछ रहा हूं। जी, छत्तीसगढ़ की बात है। यहाँ पे पहले भी अफसर, आईएएस अफसर राजनीति में आए हैं। राजनीति में आने वाले प्रमुख लोगों में अजीत जोगी शामिल थे। अजीत जोगी जो यहाँ के बाद में मुख्यमंत्री भी बने, और अभी गणेश शंकर मिश्रा भी शामिल हुए हैं। लेकिन जब भी कोई राजनीति में आता है तो उनके ऊपर आरोप तो लगना तय है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप लगता है। उस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो सोचने वाली और एक इंक्वायरी की बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, यदि अच्छे मंशा से अगर आप राजनीति में जाते हो, प्रदेश की सेवा के लिए, यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अगर आप राजनीति में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए आप जाते हो, या किसी तरह के आपका कोई एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, राजनीति में आके सत्ता के करीब रहने और सत्ता पाने का कोई एम्बिशन है, तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। लेकिन राजनीति में जो भी जाता है बहुत ज़्यादा देश सेवा के लिए नहीं जाते, सत्ता के करीब रहने के लिए और सत्ता से जुड़े जो कुछ भी फैसिलिटीज मिल सकता है उसके लिए जाते हैं। और कई लोग जो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाते हैं, तो सरकारी नौकरी में जो लोग जाते हैं उनको 60 साल का एक रहता है, 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट होना है। लेकिन अगर राजनीति में केवल रिटायर्ड लोग ही जाएंगे तो राजनीति को आप क्लीन नहीं कर पाएंगे। राजनीति को स्वच्छ और अच्छा और सुचारू बनाने के लिए आपको युवाओं को उसमें और अट्रैक्ट करने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को देखना है कि कितने युवाओं को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको युवाओं की सख्त जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर युवा साथी राजनीति में शामिल होता है और उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन यही सियासत में हम देखते हैं कि जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, किसी एक राजनीतिक दल की मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे बात बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या देश के और भी कई राजनीतिक दलों के हम बात करें, अक्सर देखने में यही आता है कि अगर कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी या कोई भी दूसरी विधा से आने वाला, दूसरी दुनिया से आने वाला जब राजनीति में आता है, अगर हमारी पार्टी में आता है तो स्वागत है साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी में जाता है तो थोड़ा बुरा है। ये क्या शायद सियासत की मंशा रही है, या सियासत
इसी को कहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा आपके पास। शिशुपाल सूरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिशुपाल जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, जीएस मिश्रा साहब का बीजेपी में ज्वाइन करना, जो कि खुद पूर्व एक आईएएस अफसर रह चुके हैं, जिस तरह उन्होंने कल बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, इस पूरे सियासत को, यानी कि इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं जो राजनीति की तरफ आकर्षित होती है? दीपक भाई, ये जो आईएएस लोग जो जाते हैं उसके पीछे एक भावना ये रहती है कि जब हम लंबे सर्विस करते हैं जी, तो उस कार्यकाल में एक तरह से आईएएस की नौकरी भी राजनीति से बड़ा चोली दामन का साथ रहता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे हम अनुभव रहते हैं और एक उन अनुभवों को हम बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं कर पाते जब हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। उनकी बहुत सारी वर्जनाएं हैं, बहुत सारे उनके पाबंदियां हैं, तो मन में कहीं ना कहीं कसक रहती है। खासकर उस तरह के लोग जिनके मन में समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की जो एक ख्वाहिश रहती है, उनके मन में ये विचार आता है कि काश मैं भी राजनीति में होता तो ये चीजों को मैं और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से अपनी बात को संसद में या विधानसभा में रख सकता था, या मैं अपने अनुभव को, अपने जनता को मैं ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ दे सकता था। तो इस भावना से अगर आते हैं तो स्वागत है। और हमारे मिश्रा जी आए हैं, मिश्रा जी का भी स्वागत है। अगर चाहे किसी भी पार्टी से आए, उनकी अपनी निजी राय हो सकता है, किंतु जो मैंने उनको देखा है, क्योंकि मेरे भी वो कमिश्नर रहे हैं, मैं जब कलेक्टर था तो वो जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से वो गलत रास्ता चुना है जी। उन्होंने जो गांधी जी के बारे में पढ़ा है, उन्होंने जो एक उनका जो थीम था कि हम सब लोग एक हैं, तो एक दक्षिणपंथी और एक सांप्रदायिक पार्टी में जाना ये संकेत करता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण वो चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने चुना। वैसे मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी क्षेत्र का जो अपने आप को राजनीति के काबिल समझता है, जिसके मन में सेवा भाव है, अगर राजनीति में आना चाहता है, और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। अच्छा सोरी साहब, मिश्रा जी ने बीजेपी का दामन थामा, ठीक किया या गलत किया? आपकी व्यक्तिगत राय में जानना चाह रहा हूं। जो उनके जो तासीर को देखते हुए, उनके जो ज्ञान को देखते हुए और उनके जो विचारों को देखते हुए मुझे लगता है कि राजनीति में आया बहुत अच्छा किया, पर रास्ता गलत चुना। वो जो सूबों के लड़ाई की लड़ने की बात करते थे, एक दक्षिणपंथी जो पार्टी है उसका उन्होंने दामन थामा। वो पार्टी जिन पे सांप्रदायिकता का हमेशा अगाहे बगाहे आरोप लगते रहता है, उसका उन्होंने दामन थामा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्दी में लिया गया निर्णय है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तो कोई ऐसा बीजेपी का भविष्य दिखता नहीं है। केंद्र में भले ही कुछ हो, पर राज्य में और दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। जिस हिसाब से भूपेश बघेल जी गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, कांग्रेस के पास बहुमत बहुत अच्छा है, सीटें बहुत अच्छी हैं, इसलिए शायद ठीक है ये कॉन्फिडेंस। मैं सोरी साहब एक चीज बहुत अच्छे से ये समझना चाहूंगा, आप शायद बेहतर समझा पाएंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे देश में, मैं नाम तो नहीं लूंगा किस राजनीतिक दल का, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति हमेशा से अफसरशाही पर या ब्यूरोक्रेसी पर भारी रही है। किसी राजनेता को अगर किसी आईएएस अधिकारी का कोई काम पसंद नहीं आता है तो उसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। वो गीत मुझे याद आता है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी ब्यूरोक्रेट वही जो हमारे राजनेता को भाए। तो कहीं ना कहीं क्या एक दबाव रहता है एक आईएएस अधिकारी पर कि उसके ऊपर जो सरकार बैठी है, वो जिस भी राजनीतिक दल की हो, मैं किसी एक दल पे निशाना नहीं साध रहा हूं, जो भी राजनीतिक दल की सरकार है वो उसे नचाती रहती है, उसे इधर से उधर करती रहती है। तो बेहतर यही है कि मैं खुद ही राजनीति में आ जाऊं और मैं खुद ही वो पावर भी ले लूं, समाज की सेवा भी कर लूं। ये कितना सच है? ये पहलू भी हो सकता है, किंतु मैं समझता हूं कि इससे जो ऊपर की बात है, मैंने बहुत सारे मैं ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने जनता के हित में अपने कर्तव्य के प्रति उन्होंने निष्ठा बनाई और उन्होंने कहा कि हमें, अगर हम सच्चे हैं तो हमको कोई राजनीतिक ताकतें नहीं डिगा सकती। अगर हम जनता के हित के लिए चाहे किसी भी कुर्सी पे बैठे, अगर हम समझते हैं
कि मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा से निभा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी मैं बहुत ही ईमानदारी से निभा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से पॉलिटिकल लोग भी, जो राजनीति में लोग हैं, उसका भी उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज सभी तरह के लोगों को राजनीति में पसंद किया जा रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने ईमानदारी से नाम कमाया और उनको बखूबी उनके उस ईमानदारी का फल भी मिला। तो ये कहना थोड़ा बहुत बेइंसाफी होगी कि केवल ये करने के लिए कि भाई हम इसमें जाके उनके हमराह बने, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसके मन में भी अच्छा करने का एक सोच है और एक भावना है जी, वो करते हैं, हर जगह करते हैं। राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं। उनको वो तो आपके जो बनता है इमेज, बिल्कुल उस पे करता है कि आपको किधर रखना है। बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। राजनीति में इस बात का बखूबी इस्तेमाल होता है कि किस आदमी की प्रतिभा का, या जो भी कहे उसका, किस तरह से उपयोग किया जाता है। चलिए, बहुत तार्किक बात सोरी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ बीजेपी विधायक रजनीश सिंह भी अब जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप अभी जुड़े, उसके पहले हमारी मुरली साहब से भी चर्चा हुई, शिशुपाल सोरी साहब से भी चर्चा हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में राजनीति में ब्यूरोक्रेट की हम कहें अफसरशाही की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक दिन पहले जीएस मिश्रा साहब, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आपकी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। सोरी साहब का भी यही कहना है कि राजनीति में आए हैं मिश्रा साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गेट यानी कि गेट गलत चुन लिया, यानी पार्टी गलत चुन ली है। दीपक जी, ये कांग्रेस पार्टी का मैं अभी शिशुपाल जी को सुन रहा था और मुझको लग रहा था खुद वो अधिकारी रहे हैं, उसके बाद राजनीति में आए हैं, तो वो कम से कम तार्किक ढंग से बात रखेंगे। लेकिन मुझको बड़ा डिसपॉइंटेड हूँ कि एक कलेक्टर रहे आदमी को ये बोलना पड़ रहा है कि वो आए हैं, वो दक्षिण पंथी में चले गए। जीवन भर जो पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि ये दक्षिण पंथी पार्टी है। इसलिए शिशुपाल जी सोरी और बड़े भविष्यवाणी भी कर दी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कोई भविष्य नहीं दिख रहा है जी। तो अब इनको मैं बोलता हूँ 3 साल लगभग हो गया है, कुछ दिन और फील गुड करें, महसूस करें और इसी प्रकार से रहें। रही बात, जैसे कि मैं मुरली जी को भी सुन रहा था, मुरली जी बता रहे थे कि भाई राजनीति में सब लोग कुछ न कुछ सत्ता के इसके लिए आते हैं। तो देखिए, पहले 20 साल पहले की स्थिति रही होगी दीपक जी। आज राजनीति करना आसान नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे सिने जगत का हो, चाहे राजनीति में वर्षों से काम करने वाला हो। अनेक उदाहरण है, पूरे देश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें जी। जो अपने क्षेत्र के बहुत नामी लोग थे, बहुत नाम कमाए थे, ऐसे लोग भी राजनीति में कहीं न कहीं आके फेल हुए। राजनीति बड़ा कठिन काम है आज के समय में। इतना आसान दिखता है कि सत्ता का बहुत सुख है और सत्ता के चलते सब हो रहा है। तो जो शिशुपाल जी हैं, संसदीय सचिव हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार अलग से पूछेगा कि इतना सत्ता का सुख है तो अपना तकलीफ बता देंगे कि क्या क्या तकलीफ अभी हो रही है और कितना नहीं, क्या शायद कर पा रहे हैं। सोरी साहब को ये भविष्य दिखता हो कांग्रेस पार्टी का कि इस वक्त बहुत बहुमत में एक बेहतर भविष्य है। लेकिन रजनीश जी, आपकी बात से मैं इतना समझ पा रहा हूं कि 2023 के बाद आप सरकार बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस की 2.5 साल की सरकार है, उसमें पूरे देश में एक माहौल प्रदेश में एक माहौल बन चुका है, सरकार गई और ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं सब लोग कि जो बड़ी बड़ी वादे किए थे उन सब वादों में फेल हो गए हैं और इनका काम है वादों को छोड़ दें। कोई अधिकारी आए, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आए, कोई सिने जगत से आए, अपने क्षेत्र के नामी लोग आए, उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपको जल्दी याद नहीं आएगा कि हम किसी अधिकारी को, चाहे वो शिशुपाल जी हो, कोई आया तो हमने आरोप लगाया कि अपना जो अधिकारी में जो इन्होंने कुछ किया होगा उसको काले पीले को। राजनीति इतना अब आसान नहीं है कि यहाँ आके कोई भी ढक ले। लेकिन कांग्रेस की ये राष्ट्रीय चरित्र है कि कोई भी बड़े नाम आए, भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको तकलीफ होती है।
और ये तकलीफ उनको खुद को नुकसान पहुंचा रही है। हम यदि देखें कि आज कांग्रेस धरातल में कहाँ दिखती है, खोजना पड़ रहा है, गूगल मैप में खोजना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ को छोड़ दे, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी जो हो रहा है, और इतने आत्ममुग्ध हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भविष्य नहीं दिखती। चलिए, तो आत्ममुग्ध रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और नेता के चलते, काम के चलते देश के और प्रदेश के हर वर्ग के लोग, चाहे अधिकारी हों, चाहे वो अन्य क्षेत्र में नाम कमाने वाले लोग हों, खिलाड़ी हों, हर लोग भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, बराबरी से आप डिफेंड कर रहे हैं, सूरी साहब के अपने तर्क हैं। मुरली साहब, संक्षिप्त में आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि हम अभी राजनीतिक गलियारों में या सियासत में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस पर तो हमने चर्चा की, लेकिन जो टीवी के उस पार दर्शक बैठा है, एक आम जनता के बीच में एक दर्शक के मन में क्या मैसेज जाता है जब कोई आईएएस अधिकारी राजनीति में जाता है? क्योंकि कहा तो यह भी जाता है कि राजनेता बनने के लिए ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती नहीं है, बस थोड़ा बहुत पैसा हो, थोड़ा बहुत आप अच्छा बोल लेते हो और थोड़े बहुत आपके भगत लोग हों आपके आसपास, अगर भीड़ आप एकत्रित करना जानते हैं तो राजनीति में लंबी पारी खेल सकते हैं। लेकिन आईएएस अधिकारी तो काफी पढ़ लिख कर न जाने कितनी परीक्षाओं को क्रैक करने के बाद अधिकारी बनता है। तो क्या जनता के बीच एक सकारात्मक मैसेज जाता है कि चलिए कोई आया है साहब, कुछ अच्छा ही करेगा, भलाई करेगा? जनता के बीच में यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट अगर राजनीति में जाता है तो पहला जनता का तो ये सवाल रहता है कि भाई ये आया क्यों। बड़ी शंका से देखती है जनता कि भाई इस वक्त रिटायरमेंट के बाद किसी को राजनीति में कदम रखने की क्या आवश्यकता पड़ी। पहला तो ये होता है। और मैं रजनीश सिंह जी का बात से भी वाकिफ रखता हूं कि राजनीति अब कोई आसान काम खेल नहीं रहा है। राजनीति बहुत कठिन है। यदि कोई प्रोफेशन है, बिल्कुल नहीं है, यदि कोई प्रोफेशन है जिसमें आपको टिके रहना है तो 24 घंटे आपको काम करना पड़ता है, तो वो राजनीति है। तो ये बहुत आसान काम नहीं है। और एक ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट जिस तरह से काम करता है, और यदि उसमें राजनीतिक आकांक्षा है, मंशा है, तो उसको अपने आप को बदलना होगा अगर राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करना है। तो जिस तरह से अजीत जोगी या और भी जो सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट जिन लोगों ने राजनीति में आके अपना नाम कमाया है या नाम बनाया है, तो उन्होंने काफी मेहनत किया है। तो लोगों का ये मानना है कि यदि अगर कोई पढ़े लिखे आदमी राजनीति में आता है, लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक ऐसे निगाह से भी देखते हैं कि भाई इनको आने की जरूरत क्या पड़ी राजनीति में। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे रजनीश सिंह जी जैसे लोग हैं, हमारे शिशुपाल सूरी जैसे लोग हैं, तो ये हमारे राजनीति के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ का भविष्य के लिए, यहाँ के लोगों का भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय उज्जवल होगा छत्तीसगढ़ का भी, अगर ऐसे लोग राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। चलिए, मैं समझता हूं बहुत ही तार्किक, तर्कसंगत ये हमारी चर्चा रही है। चूंकि थोड़ी सी समय की कमी है, वरना मैं हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की तरफ आता। रजनीश जी, शिशुपाल जी को थोड़ा सा मैंने समय कम दिया है, लेकिन एक चर्चा बहुत सकारात्मक रही है जनता के बीच। बेशक बहुत अच्छा मैसेज ये भी जाता है, जिसकी तरफ मुरली साहब इशारा कर रहे हैं कि आखिर ये आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी आया क्यों है, और अगर आया है तो किस मंशा के साथ काम कर रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का अपना एक दौर होता है, वो चलते हैं, लेकिन विकास हो, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का डेवलपमेंट हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी सियासत तो होती ही रही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आप तीनों मेहमानों का, शिशुपाल जी, रजनीश जी और ईवी मुरली साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।